बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है, जहां पर यह कहा गया ईडी की ओर से कि मुख्यमंत्री ने कानूनी कार्रवाई में बाधा डाली। ये कहना है सॉलिसिटर जनरल का कि कानूनी कार्रवाई में ममता बनर्जी की ओर से बाधा डाली गई है। प्रदेश की मुख्यमंत्री ने यहां ईडी की कार्रवाई में बाधा डाली। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। जी अंकित, बताएं। मामले की सुनवाई शुरू हो गई है और सबसे पहले जो प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के वकील हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने जो है दलीलें देनी शुरू की हैं। उन्होंने सबसे पहले किस बात का जिक्र किया? उन्होंने कहा है कि एक चौंकाने वाली, स्तब्ध करने वाली घटना ये सामने आई है, जहां पर खुद राज्य के मुख्यमंत्री कानूनी कार्रवाई में बाधा डाल रही हैं। वो जिक्र कर रही हैं जिस तरीके से प्रतीक जैन के आवास और जो है जब उनके दफ्तर पर छापेमारी चल रही थी, ममता बनर्जी वहां पहुंचती हैं, दस्तावेज और फोन लेकर के चली जाती हैं, उसी घटना का जिक्र किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पहला सवाल है ईडी से ही, जांच एजेंसी से ही, कि आखिर ये याचिका सुनवाई योग्य कैसे है। ये सुप्रीम कोर्ट जानना चाह रही है। क्यों? क्योंकि कोर्ट का जो है मतलब ये है, ये पूछ रही है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए, हाई कोर्ट क्यों नहीं गए इस मामले को लेकर के। तो अब यहां पर दो कारण बताए हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने। उनका क्या कहना है? पश्चिम बंगाल में पहले भी सीबीआई के साथ ऐसा हुआ था, इससे पहले की घटनाओं का वो जो उदाहरण दे रहे हैं। तब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही कार्रवाई चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस दौरान भी दखल दिया था। यानी कि इससे पहले जब इस तरीके की घटनाएं हुई थी जहां पर सीबीआई या ईडी के काम में बाधा डाली थी, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई के लिए निर्देश दिया था, उसके बाद वो कार्रवाई हुई थी। तो पहला उदाहरण उन्होंने वो दिया है। और दूसरा उदाहरण दिया है कि ईडी के प्रभावित अधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट आए हैं। कौन से अधिकारी? वो अधिकारी जो उस दौरान रेड के दौरान वहां पर मौजूद थे, और उनका यह आरोप है कि उनको डराया धमकाया गया था। तो यह बताना जरूरी है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं लंबित हैं। पहला, उन अधिकारियों की तरफ से याचिका दायर की गई है जो उस दौरान रेड के दौरान वहां मौजूद थे और जिनका यह आरोप है कि उनको डराया धमकाया गया था ममता बनर्जी और उनके साथ में जो पुलिस के अधिकारी मौजूद थे, तो वो अधिकारी। और दूसरी याचिका जो जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय उसकी तरफ से दायर की गई है। तो अब ये बता रहे हैं कि देखिए यहां पर वो अधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट आए हैं और वो भारत के नागरिक हैं, उन्हें अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आने का अधिकार है। यानी कि वो ये बता रहे हैं कि यहां पर ईडी तो आई है, लेकिन वो लोग भी आए हैं जो कि इस मामले में जांच अधिकारी हैं। एक और दलील सामने आई है जो तुषार मेहता कह रहे हैं कि कड़ा उदाहरण बनना चाहिए, ईडी के कानूनी कामकाज में बाधा डालने वाले अधिकारियों को निलंबित किया जाए। तो पहली बड़ी मांग सामने आई है ईडी की तरफ से। जो ईडी की तरफ से पेश हो रहे वकील हैं तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल हैं, वो कह रहे हैं कि ईडी के काम में जिन अधिकारियों ने बाधा डाली, यहां पर अभी ममता बनर्जी की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की जो उस दौरान ममता बनर्जी के साथ थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन अधिकारियों का निलंबन होना चाहिए। तो बड़ी मांग की है जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने। कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है, वो भी बता देते हैं क्या है। कोर्ट ने कहा है तो आप चाहते हैं कि हम सस्पेंड करें, यानी कि कोर्ट कह रही है कि हम सस्पेंड करें इन लोगों को। अब तुषार मेहता कह रहे हैं कि आप सक्षम अधिकारियों को उन्हें निलंबित करने का आदेश दे सकते हैं। यानी कि आप जो है डीओपीटी से कहिए, केंद्र सरकार से कहिए, या जो भी लोग जो है सक्षम अधिकारी हैं उनको निर्देश दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अंकित आप यहाँ पर दर्शकों के साथ शेयर कर रहे हैं और सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी रुमाना जो स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रही है। रुमाना, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी की याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई थी, इस याचिका को लेकर सुनवाई शुरू हो चुकी है। ईडी जिसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया यह आरोप लगाते हुए कि पश्चिम बंगाल में जब वो कोयला घोटाले को लेकर अपनी जांच कर रहा था, तब उसके काम में दखल डाला गया और कटघरे में ईडी की तरफ से राज्य सरकार को खड़ा किया गया है। कटघरे में ईडी की तरफ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खड़ा किया गया है। फिलहाल सुनवाई चल रही है, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और जरा अंकित से जानते हैं। अंकित, बताइए किस तरीके से मामला सुनवाई के लिए अब अदालत में जब आया है तो आगे प्रोसीडिंग्स कैसे बढ़ रही हैं? अंकित। रोमाना, देखिए यहां पर ये सबसे बड़ी मांग अभी ईडी की तरफ से यही कर दी गई है कि एक जो है चौंकाने वाला मामला है, स्तब्ध करने वाला मामला है, जहां पर मुख्यमंत्री खुद पहुंचती हैं, जांच में बाधा डालती हैं। लेकिन जो पहली बड़ी मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट से, वो उन जांच अधिकारियों को जिन लोगों ने डराया धमकाया, जैसा कि आरोप है,
आरोप ये है, जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि ममता बनर्जी के साथ में जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी थे, उन्होंने वहां पर जो जांच अधिकारी थे, ईडी के जांच अधिकारी थे, उनको डराया धमकाया और उन्होंने जांच में बाधा डालने की कोशिश की है, लिहाजा उन लोगों को निलंबित किया जाए। कोर्ट ने एक सवाल पूछा है, क्या हम उनको निलंबित करें? तो अब जो ईडी के वकील हैं, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने ये कहा है कि आप संबंधित विभागों को, अधिकारियों को निर्देश दीजिए कि इनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाए। तो ममता बनर्जी का भी जिक्र नहीं आया है। ममता बनर्जी का बस जिक्र इतना आया है कि उन्होंने जांच में बाधा डालने की कोशिश की है, लेकिन पहली बड़ी मांग जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट से की है कि जो अधिकारी उनके साथ में, पुलिस के अधिकारियों की बात हो रही है यहां पर, ईडी के अधिकारी अलग थे जो वहां जांच के लिए गए थे, तो जो पुलिस के अधिकारी वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने जांच में बाधा डालने का काम किया है, डराने धमकाने का काम किया है, उनके खिलाफ वो निलंबन की कार्रवाई कोर्ट ने से की है। जांच एजेंसी के वकील ने यह मांग। जी रोमाना, तो ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। देखिए, ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि स्तब्ध करने वाली घटना हुई है पश्चिम बंगाल, कोलकाता में। हम कोयला घोटाले की जांच कर रहे थे और वहां पर जिस तरीके के रोड़े अटकाए गए, उसको लेकर अभी तक ईडी की तरफ से पेश हो रहे वकील, जिन्होंने अदालत से ये मांग की है कि वो अधिकारी जो राज्य सरकार के अधिकारी हैं, बंगाल पुलिस के अधिकारी हैं, जिन्होंने अड़चन डाली है, उनके खिलाफ एक्शन लेने के आदेश सुप्रीम कोर्ट दे, सक्षम अधिकारियों को निलंबित करने के आदेश आप दीजिए, ये मांग की गई है। इसके अलावा ईडी की तरफ से अदालत के सामने और जो अपना पक्ष रखा जा रहा है, अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की भी जांच होनी चाहिए, इसको लेकर भी मांग रखी जा रही है। उसके बारे में जरा विस्तार से जानकारी दीजिए अंकित। बिल्कुल रोमाना, देखिए, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इन अधिकारियों के खिलाफ जो है सस्पेंशन की कार्रवाई यानी कि निलंबन की कार्रवाई तो होनी चाहिए, विभागीय जांच होनी चाहिए। जिस बात का भी आप जिक्र कर रहे हैं ना कि ईडी की तरफ से ये मांग की जा रही है कि विभागीय जांच होनी चाहिए, लेकिन अब तुषार मेहता क्या कह रहे हैं? तुषार मेहता इस घटना का तो जिक्र कर ही रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमको याद है कि जब जो है कुछ सालों पहले जब वहां के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर से पूछताछ करने के लिए जब सीबीआई के अधिकारी गए थे, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो अब उस बात का जिक्र कर रहे हैं तुषार मेहता। क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ये एक पैटर्न सा बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोलकाता पुलिस कमिश्नर से पूछताछ करने के लिए जब सीबीआई के अधिकारी वहां पर गए, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। मुख्यमंत्री खुद पुलिस कमिश्नर के समर्थन में धरने पर बैठ गई थी और जब हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तो उस दौरान राज्य के कानून मंत्री कोर्ट में जाकर के बैठ गए थे। तो तुषार मेहता ये बता रहे हैं कि ये पश्चिम बंगाल में कोई नई बात नहीं है, ये वहां पर एक ट्रेंड बन गया है, जहां पर राज्य के मुख्यमंत्री हो, अधिकारी हो, मंत्री हो, वो जांच को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। एक नई दलील जो कि ईडी के वकील तुषार मेहता दे रहे हैं, उनका कहना है कि अब इसी मामले में देखिए क्या हुआ, यानी कि पिछली घटना का जिक्र करते हुए अब वो इस मामले पर आए हैं। इस घटना में क्या हुआ? हाईकोर्ट जज ने अपने आदेश में दर्ज किया है, कल जो सुनवाई हुई है, कि कोर्ट रूम में वकीलों के अलावा बाकी लोगों की भीड़ आ गई। आदेश के बावजूद लोग बाहर नहीं निकले, जिसके चलते सुनवाई लायक माहौल नहीं था। 9 तारीख को जो सुनवाई हुई थी, जिसके बाद में कल फिर से सुनवाई हुई, तो 9 तारीख वाली सुनवाई का जिक्र कर रहे हैं तुषार मेहता। कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के जज ने इस बात का अपने आदेश में जिक्र किया है कि ऐसे माहौल में हम सुनवाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहां भीड़ आ गई, हंगामा हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है, और उसके चलते सुनवाई टाल दी गई थी। हालांकि कल सुनवाई हो गई है। जो तृणमूल की ये जो एक याचिका थी, उसको डिस्पोज ऑफ भी कर दिया गया है, एक आदेश भी दिया गया है, उस पर हम बाद में आते हैं। मतलब कुल मिलाकर अंकित, अभी तक जिस तरीके की दलीलें रखी जा रही हैं ईडी की तरफ से, वकील तुषार मेहता की तरफ से, वो कुल मिलाकर राज्य सरकार, मतलब ममता सरकार को डिस्क्रेडिट करने के लिए तमाम दलीलें रखी जा रही हैं। और न सिर्फ ये घटना, बल्कि जो पिछली घटना का भी जिक्र वो कर रहे हैं, जिसमें सीबीआई के अधिकारी और उनको वहां पर राज्य सरकार और राज्य पुलिस की तरफ से परेशान किया गया था। मतलब कुल मिलाकर ये एक पैटर्न रहा है और ममता सरकार इसी तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियों के कामकाज में अड़चन अटकाती आई है। यही दलीलें अदालत के सामने ईडी के वकील की तरफ से रखी जा रही है। बिल्कुल रोमाना, और ममता सरकार के द्वारा तो की जा रही है, उसमें उनका साथ देते हैं जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो वहां पर अधिकारी मौजूद हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था बनाने की। वो ममता सरकार, खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, उनकी सरकार के जो मंत्री हैं, उनका साथ देते हैं। इस बात का जिक्र लगातार ईडी की तरफ से किया जा रहा है और कहा यही जा रहा है ये कोई पहला मौका नहीं है। अब
कपिल सिब्बल जो संभवतः ये तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के लिए यहां पर मौजूद हैं, कपिल सिब्बल ने इसका कड़ा विरोध किया है। कहा कि अब सुनवाई हो चुकी है, ये 9 जनवरी की बात है, जिस बात का भी मैं जिक्र कर रहा था ना कि कल सुनवाई हो गई है, एक आदेश भी आ चुका है। लेकिन कपिल सिब्बल कह रहे हैं ये जो तुषार मेहता यानी कि ईडी के वकील जिक्र कर रहे हैं वो 9 जनवरी की घटना का जिक्र है और कल इस मामले में सुनवाई हो चुकी है। अब तुषार मेहता क्या कह रहे हैं? उनका कहना है कि कोर्ट में भीड़ पार्टी के लीगल सेल के कहने पर पहुंची थी। मेहता जो है एक तरह से लीगल सेल की तरफ से जो पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस का जो लीगल सेल होता है, जैसा हमको बताना होगा दर्शकों को, जो तमाम राजनीतिक दल होते हैं उनका अपना एक कानूनी विभाग भी होता है, लीगल सेल होता है, जो तमाम जो कानूनी मैटर्स आते हैं उनको वो जो कोर्ट में उनके वकील जो पेश करते हैं। तो लीगल सेल की तरफ से यह आदेश जारी किया गया था कि लीगल सेल के तमाम वकील वहां पर पहुंचे और वो पहुंचे थे तब हंगामा हुआ। अब कोर्ट का एक सवाल आया है, यानी कोर्ट को जंतर मंतर बना दिया गया था। कोर्ट की टिप्पणी और तुषार मेहता ने कहा जी हां, यानी कि कोर्ट ने सवाल पूछा है कि क्या उसको जो कोर्ट परिसर था, कोर्ट रूम था जहां पर इस मामले की 9 जनवरी को सुनवाई होनी थी, उसको जंतर मंतर बना दिया गया था, क्योंकि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन होते हैं, हंगामा होता है, शोर शराबा होता है। तो ये कोर्ट का सवाल था और जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय के वकील तुषार मेहता का कहना है जी हां, कुछ उसी तर्ज पर वहां पर हो रहा था विरोध प्रदर्शन। तो साफ तौर पर यह बताने की कोशिश कि देखिए वहां कानूनी कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। हालांकि कल उसमें एक आदेश आया जिस बात का जिक्र कपिल सिब्बल ने किया, लेकिन तुषार मेहता जो वकील हैं ईडी के, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर न्याय प्रणाली के ऊपर भी दबाव डाला जाता है और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट आए हैं जहां पर ये मांग कर रहे हैं कि आपको इस मामले में हस्तक्षेप करना होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सरकार हो, पुलिस हो, वहां के जो वकील, जो लीगल सेल है तृणमूल कांग्रेस का, ये तमाम लोग मिलकर के न सिर्फ जो पुलिस और जो प्रशासन के ऊपर, जो जांच अधिकारी हैं उनके ऊपर, बल्कि कानूनी प्रक्रिया में भी बाधा डालने का काम करते हैं। कुल मिलाकर अभी तक ईडी के वकील की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने जो दलीलें रखी जा रही हैं, उनके जरिए अंकित गुप्ता अदालत को यही बताने और जताने की कोशिश की जा रही है कि पश्चिम बंगाल में इंसाफ नहीं मिल सकता। मामला इसीलिए देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को ही सुनना चाहिए। इसको लेकर पहले ईडी के वकील तुषार मेहता, उनकी तरफ से यह बताया गया कि कैसे केंद्रीय जांच एजेंसी के कामकाज में हस्तक्षेप राज्य सरकार की तरफ से और राज्य की पुलिस की तरफ से किया गया, जिसको लेकर उन्होंने अदालत से यह भी कहा कि इस तरीके के जो अधिकारी हैं उन पर एक्शन का निर्देश आप दीजिए। और साथ ही साथ उन्होंने इतिहास का पन्ना भी पलटा और यह भी बताया कि कैसे इससे पहले केंद्रीय एजेंसी सीबीआई को जब एक्शन लेना था, उसके कामकाज में भी मुख्यमंत्री यही ममता बनर्जी थी जिन्होंने रोड़ा अटकाया था। इतना ही नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट का जिक्र करते हुए 9 जनवरी की सुनवाई में जो हंगामा हुआ था, उसकी भी दलील ईडी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी, जिस पर आपत्ति कपिल सिब्बल जो राज्य सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी तरफ से जताई गई कि ये कहते हुए कि ये तो पुराना मामला 9 जनवरी का है, इसके बाद तो इस मामले में कल 14 जनवरी को सुनवाई हो गई है। लेकिन अदालत ने इस पर यह जरूर कहा कि कोर्ट को भी जंतर मंतर बना दिया गया था। मतलब कोर्ट में भी एक तरीके से हो हल्ला हंगामा जो हुआ, तो कोर्ट को भी विरोध प्रदर्शन का स्थल बना दिया गया था। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में तुषार मेहता जो ईडी के वकील हैं उन्होंने कहा जी हां। तो कुल मिलाकर अब तुषार मेहता कानून के उन प्रावधानों को बता रहे हैं जो ईडी के अधिकार और कर्तव्य तय करते हैं और कैसे इसमें अड़चन डालने की कोशिश राज्य सरकार की तरफ से की गई है, चुनी हुई मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। इसी को लेकर जरा और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे अपने सहयोगी अंकित गुप्ता के पास। अंकित, बिल्कुल, तुषार मेहता अब बता रहे हैं जो प्रवर्तन निदेशालय जिस वजह से जांच एजेंसी का गठन हुआ था, उसके जो अधिकार हैं, उसके पास जो कानून में प्रावधान है, उस बात का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कार्रवाई के लिए ही ईडी का गठन किया गया था। उसे कागजात और संपत्ति जब्त करने का अधिकार है, कोर्ट के आदेश पर संपत्ति वापस भी की जा सकती है। जो ये हो रहा था कि ईडी वहां पर दस्तावेज लेने पहुंच गई, ईडी छापेमारी करने पहुंच गई, तो तुषार मेहता ये बता रहे हैं कि ईडी के पास कानूनी तौर पर प्रावधान है, इस बात का अधिकार है कि जब वो जांच कर रही है तो दस्तावेज जब्त कर सकती है, संपत्ति को जब्त कर सकती है। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि गलत तरीके से कार्रवाई हुई है, कोर्ट आ सकता है और कोर्ट के आदेश पर उस संपत्ति को, दस्तावेज को रिलीज किया जा सकता है। रोमाना, ये महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, 9 तारीख की जो सुनवाई का जिक्र किया था जो तुषार मेहता ने, कपिल सिब्बल ने कहा कि कल
सुनवाई हो गई है। क्योंकि अभी जो है हमारे सहयोगी निपुण सहगल लगातार अपडेट दे रहे हैं, हमको अपने दर्शकों को यह भी बता देना होगा कि कल जो सुनवाई हुई है उसमें कोलकाता हाईकोर्ट में हुआ क्या। उसमें हुआ ये कि तृणमूल कांग्रेस ने आशंका जताई कि देखिए ये जो है जो जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय है वो वहां से दस्तावेज लेके गई है जिसका राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जांच एजेंसी ने क्या कहा, प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि जी नहीं, हमारे पास में कोई दस्तावेज नहीं है और ये ऑन रिकॉर्ड आया है हाईकोर्ट के आदेश में भी। और बाकायदा प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने यह कहा कि ममता बनर्जी उस दौरान दस्तावेज लेकर के गई थी, जिसके बाद में हाईकोर्ट ने ऑर्डर पर यह नोट कर लिया है और उसके बाद में जो तृणमूल की आपत्ति वाली याचिका थी उसको डिस्पोज ऑफ यानी कि उसको एक तरह से खत्म कर दिया है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता जो ईडी के वकील हैं वो क्या कह रहे हैं कि ईडी के दखल से देश में हजारों करोड़ की अवैध संपत्ति सही लोगों तक पहुंची है। तो अब जो ईडी का रोल है उस पर जो यहाँ पर चर्चा हो रही है। नहीं देखिए, ये समझना चाहिए अंकित गुप्ता और दर्शकों को भी बताना चाहिए कि ये जो ईडी के वकील तुषार मेहता की तरफ से अदालत में बातें रखी जा रही है, वो जो ये जानकारी दे रहे हैं कि साहब ईडी के दखल से देश में हजारों करोड़ की जो अवैध संपत्ति है वो सही लोगों तक पहुंची है। इसके अलावा जो वो ये बता रहे हैं कि साहब ईडी जो है उसके अधिकार, उसके कर्तव्य हैं। और मेहता ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी कार्रवाई करती है, कागजात संपत्ति जब्त करने का उसको अधिकार है। दरअसल ये उन आरोपों आप कह लीजिए या फिर उन दलीलों को आप लेकर कह लीजिए जवाब एक तरीके से देश की सर्वोच्च अदालत के सामने अपना पक्ष रखते हुए ईडी की तरफ से दिया जा रहा है, क्योंकि कटघरा तैयार तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से किया गया था और उस कटघरे में ईडी को खड़ा कर दिया गया था, ये कहते हुए कि ईडी का ये जो एक्शन है ये कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी एक्शन नहीं कर रहा है, बल्कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल बन चुका है और बदले की राजनीति के तहत केंद्र सरकार ईडी का इस्तेमाल कर रही है। यही वो सियासी आरोप थे जो ममता बनर्जी की तरफ से ईडी पर लगाए जा रहे थे, घेराबंदी बीजेपी की जा रही थी। लेकिन आज जब मामला सर्वोच्च अदालत के सामने है तो सुप्रीम कोर्ट में ईडी के वकील तुषार मेहता ईडी के बारे में जानकारी देते हुए, और कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से जवाब ममता बनर्जी को देते हुए, वो ममता बनर्जी जिन्होंने ईडी को एक पॉलिटिकल टूल की हैसियत वाला एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बताने की कोशिश की थी। अंकित, बिल्कुल रोमाना, कल भी जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, क्योंकि दोनों सुनवाई अपने आप में महत्वपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट में भी डेवलपमेंट चल रहा है। कल हाईकोर्ट में भी यही दलील दी गई थी तृणमूल कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि ये हमारे दस्तावेज ले गए हैं जो आगामी चुनावों में हमारे खिलाफ राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। तो वहां पर ईडी के वकील ने साफ तौर पर रिकॉर्ड में ये दर्ज करवाया है कि हमने कोई भी दस्तावेज नहीं लिया है, और दस्तावेज अगर कोई लेके गया है तो वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जो अपने साथ में जांच में जो जिन दस्तावेजों की जरूरत थी वो लेकर के गए हैं। और सुनवाई में अब सीधे कोयला घोटाले का भी जिक्र आ गया है। अंकित गुप्ता, जरा इसके बारे में भी दर्शकों को विस्तार से बताइए, क्योंकि यही कोयला घोटाला था जिसको लेकर ईडी की तरफ से छापेमारी की जा रही थी और अब सुप्रीम कोर्ट को भी ईडी इस बारे में जानकारी दे रहा है। अंकित, बिल्कुल, देखिए अभी जो यहाँ पर जो दलीलें चल रही हैं, कोर्ट ने यही भी जो पूछा है, क्योंकि जो तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी ये जो सवाल उठा रहे थे, तो कोर्ट ने पूछा है कि आप वहां करने क्या गए थे। अब ईडी से जो पहला सवाल जो है कोर्ट ने यही पूछा, आप वहां क्या करने गए थे। तो अब तुषार मेहता कह रहे हैं कोयला घोटाले की जांच के लिए गए थे हमारी टीम तो वहां पर। तो अब उन्होंने साफ तौर पर कोर्ट को बताया है कि हम वहां पर गए थे, जो प्रतीक जैन के प्रेमाइसिस पे जो छापेमारी हुई थी तो वो कोयला घोटाले की जांच के लिए था। तो साफ तौर पर ईडी यही बताने की कोशिश कर रही है कि यहां पर जो कोई पॉलिटिकल लिंक नहीं बल्कि कोयला घोटाले की जांच है। अब तुषार मेहता ने पश्चिम बंगाल के कोयला घोटाले के बारे में कोर्ट को जानकारी देनी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि कुछ चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा था, इसमें बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई, हवाला के जरिए पैसा ट्रांसफर हुआ। तो अब कोयला घोटाला में हुआ क्या, वो कोर्ट को बता रहे हैं जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के वकील तुषार मेहता, और वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से कुछ चुनिंदा कंपनियों को वहां फायदा पहुंचाया गया, मनी लॉन्ड्रिंग हुई और बाकायदा हवाला के जरिए पैसे ट्रांसफर हुए, और इस वजह से ईडी इस मामले की जांच कर रही है। तो अब कोर्ट का जो सवाल था कि आप वहां क्यों गए थे, उस सवाल का जवाब देते हुए तुषार मेहता यही बताने के लिए कोयला घोटाला हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग हुई, हवाला के जरिए वहां पर पैसा ट्रांसफर हुआ और हम
कर रहे थे उसी मामले की जांच जब ये हुआ है पूरा हंगामा। जी और जाहिर सी बात है, अब क्योंकि ईडी की तरफ से बताया जा रहा है, जब जज साहब ने पूछा कि आप वहां क्या करने गए थे, तो ईडी बता रही है कोयला घोटाला की जांच करने गए थे, और ईडी के वकील की तरफ से यह भी अदालत को बताया जा रहा है कि कैसे कोयला घोटाला पूरा हुआ, जिस मामले में यह जांच चल रही है। यकीनन इस मामले को लेकर अब जो दूसरा पक्ष है, मतलब जो राज्य सरकार का पक्ष है और उनके वकील जो हैं, वो इस पूरे मामले में अब टाइमिंग को लेकर अपनी दलील रखेंगे जब उनकी बारी आएगी दलीलें देने की। कुल मिलाकर ये दलीलें अभी तक जो ईडी की तरफ से अदालत के सामने रखी गई हैं, उसका लब्बो लुभाब यही निकलता हुआ नजर आ रहा है अंकित गुप्ता, कि पूरा का पूरा ईडी का एक्शन जो एक घोटाले के खिलाफ था और उसे पॉलिटिकल वेंडेटा से जोड़ने की कोशिश राज्य सरकार की तरफ से की गई और उसके काम में अड़चन डाला गया राज्य सरकार और राज्य सरकार के कर्मियों की तरफ से। अभी तक यही अदालत में हो रहा है अंकित। बिल्कुल यही हो रहा है, और इस सब में जो उसका सहयोग किसको मिलता है, राज्य सरकार तो कटघरे में है ही, लेकिन राज्य सरकार के अलावा जो वहां के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, जो पुलिस और प्रशासन है, उसका पूरा सहयोग मिलता है सरकार को, नेताओं को, और उसके चलते जो जांच एजेंसी है उनका काम कितना मुश्किल हो जाता है ये भी बता रहे हैं तुषार मेहता। और इसी वजह से रोमाना, अभी कुछ देर पहले हम जो जानकारी दे रहे थे कि पिछले मामलों का भी जिक्र किया है, जब कोलकाता के पुलिस कमिश्नर से पूछताछ होनी थी और सीबीआई के अधिकारियों को ही गिरफ्तार कर लिया गया था, उस बात का भी जिक्र किया है। और इस पूरी दलील का मकसद क्या है? मकसद ये है, क्योंकि कोर्ट का जो पहला सवाल था कि आप लोग सीधे यहां क्यों आ गए, हम आपकी याचिका क्यों सुने, क्योंकि कोर्ट का मुझे सवाल यही था कि आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था, हाई कोर्ट में जो सुनवाई होती उसके खिलाफ आप यहां आ सकते थे या वो हो जाने देते, उसके बाद यहां आते। तो उसी बात का जो है हवाला दे रहे हैं तुषार मेहता कि वो सीधे यहां पर क्यों आए हैं। अब क्योंकि जो सुनवाई आगे बढ़ रही थी, 8 जनवरी को 10 ठिकानों पर छापे पड़ रहे थे। ये बता रहे हैं कौन? तुषार मेहता, जांच एजेंसी के वकील। उसमें से एक आईपैक के प्रतीक जैन का था। इसके लिए कानूनी तरीके से आदेश जारी हुआ था, घर के मालिक को इसकी पूरी पूर्व सूचना दे दी गई थी। समझ से परे है कि ऐसा छुपाने को क्या था कि मुख्यमंत्री खुद पुलिस लेकर वहां पहुंच गई। ये लीजिए मुख्यमंत्री का जिक्र करते हुए तुषार मेहता, ईडी के वकील, कि देखिए हम ये जो प्रक्रिया का पालन कर रहे थे, बाकायदा इसके लिए कानूनी तरीके से आदेश जारी किया गया था, प्रतीक जैन को इस बारे में जानकारी दे दी गई थी, लेकिन अब ये समझ से परे है कि आखिर ऐसा क्या था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद पुलिस को लेकर के वहां पहुंच गई थी। तो अब सीधे तौर पर जांच एजेंसी वकील मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा करते हुए कि ईडी की कार्रवाई तो कानूनी तौर पर चल रही थी, जानकारी देकर के चल रही थी, कानून के प्रावधानों के तहत चल रही थी, लेकिन ऐसा छुपाने को क्या था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वहां पहुंच गई। तो अब कटघरे में खड़ा किया जा रहा है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक्शन को। जी रोमाना, तो सीधे सीधे अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर ईडी के वकील की तरफ से कटघरा तैयार किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने। जिस तरीके की दलीलें ईडी के वकील रख रहे हैं, पहले तो उन्होंने ये बताया अदालत को कि कैसे ईडी जो केंद्रीय एजेंसी है उसके कामकाज में अड़चन डाली गई। फिर उन्होंने ममता सरकार के कामकाज का इतिहास खोलकर रखने की लिए दलील अपनी सुप्रीम कोर्ट में रखी, याद दिलाते हुए कि कैसे इससे पहले एक अन्य केंद्रीय एजेंसी सीबीआई उसके अधिकारियों तक को गिरफ्तार कर लिया था। तो केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ जो ममता सरकार का सलूक रहा है उसको उजागर करते हुए धीरे धीरे कर आगे बढ़ते हुए ईडी के वकील की तरफ से अब सीधी घेराबंदी ममता बनर्जी जो राज्य की मुख्यमंत्री हैं उनकी की जा रही है, ये कहते हुए कि साहब इतना जरूरी क्या था, छुपाने के लिए क्या था कि मुख्यमंत्री खुद पुलिस लेकर वहां पर पहुंच गई। कलकत्ता साउथ डीसीपी ने पहले कहा कि उन्हें हाउस ट्रेसपासिंग की शिकायत मिली, ईडी अधिकारियों ने उन्हें आई कार्ड और अपने कानूनी आदेश दिखाए, बावजूद इसके वहां पर ईडी के कामकाज में रोड़ा अटकाया गया। ये वो तमाम दलीलें हैं जिसको लेकर ममता सरकार के खिलाफ पुख्ता दलीलें ईडी के वकील की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जा रही है। अंकित, बिल्कुल रोमाना, देखिए ये जो है जो अभी दलील दी गई है ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि जब ममता बनर्जी के साथ में पुलिस के जो है आला अधिकारी पहुंचे तो उनसे ये पूछा गया कि आप यहां पर कैसे आए, जो ईडी के अधिकारी वहां पर थे। तो उन्होंने कहा कि हमको शिकायत मिली है कि यहां पर हाउस ट्रेसपासिंग हुई है, यानी कि जबरन घुसपैठ की गई है और हमको ये शिकायत मिली थी, इसी वजह से हम यहाँ पर आए हैं उसी की पड़ताल करने के लिए। अब वहां पर ईडी के अधिकारियों ने उनको बाकायदा जो कानूनी आदेश इस बात का वो जिक्र कर रहा है जिसके बाद में वो रेड करने गए थे वो दिखाया
अपना आई कार्ड भी दिखाया, लेकिन उस सब के बावजूद उनको जो है, ये उनका आरोप है कि डराने धमकाने की कोशिश की गई और मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थी। लेकिन नुमाना, महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि ईडी की जो अभी जो कुछ मिनटों पहले जो दलील सामने आई है कि आखिर ऐसा क्या था जो छुपाने के लिए ममता बनर्जी वहां पर पहुंच गई थी। और अब जो है यहां पर एक और दलील सामने आई है ईडी की ही। ईडी के वकील तुषार मेहता, इनकी हिम्मत देखिए कि सब कुछ जानते हुए भी जांच के लिए जरूरी सामग्री जबरदस्ती ले गए और इस बात की बाकायदा घोषणा भी की। मेरी कोर्ट से दरख्वास्त है कि इस मामले को उदाहरण बनाना चाहिए। अब तुषार मेहता क्या कह रहे हैं कि जांच के लिए जरूरी दस्तावेज, जी हां, यही बात लगातार ईडी अपनी याचिका में भी कह रही थी और कोर्ट में भी अब कहा है कि जांच के लिए जरूरी सामग्री और दस्तावेज जबरदस्ती ले गए और इस बात की बाकायदा घोषणा भी की। क्योंकि हमको याद है रोमाना, जब ममता बनर्जी वो दस्तावेज लेकर के बाहर आई थी, उनके हाथ में माइक थे और माइक से उन्होंने बताया कि हाँ ये देखिए, ये मैं कागज ले आई हूं, ये फोन ले आई हूं। तो तुषार मेहता उसी बात का जो है जिक्र कर रहे हैं। अब कोर्ट ने सवाल पूछा है, क्या आपने वो तस्वीरें जमा की हैं मेहता, यह इसी घटना की हैं? तो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि जो आपने तस्वीरें जमा की हैं, यानी कि जो ईडी की तरफ से तस्वीरें जमा की गई हैं कि जब ममता बनर्जी अपने हाथ में फाइल्स लेकर के निकली हैं, उनके साथ के लोग फाइल लेकर के निकले हैं, तो उस पर जो कोर्ट ने पूछा है कि आपने तस्वीरें जमा की हैं, तो तुषार मेहता कह रहे हैं कि जी हां। अंकित गुप्ता, ये बड़ी खबर है। देखिए, ममता बनर्जी जब ईडी की रेड चल रही थी और उस वक्त वो आईपैक के जो डायरेक्टर हैं प्रतीक जैन, उनके घर से जब बाहर निकली थी तो उनकी तरफ से ये बताया गया था कि वो हार्ड डिस्क लेकर, वो मोबाइल लेकर, वो दस्तावेज लेकर बाहर निकली है और उसको लेकर उन्होंने दावा किया था कि इसमें उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की जो जानकारियां हैं वो हैं। लेकिन अब ईडी की तरफ से अदालत को यह कहा गया है कि ममता बनर्जी दरअसल कोयला घोटाला की जांच से जुड़े दस्तावेज लेकर चली गई, बाहर निकल गई और इसी को लेकर अदालत को ईडी के वकील ये बता रहे हैं कि इस बाबत जो जरूरी तस्वीरें हैं वो उन्होंने अदालत के साथ साझा की हैं और इसीलिए ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मामले में नजीर बनना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का रुख, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। अब आगे जो सरकार है, राज्य सरकार, उसके जो वकील है कपिल सिब्बल, उनकी तरफ से इस मामले में क्या कोई जवाब अभी तक दिया जा रहा है या अभी भी ईडी के वकील ही अपना पक्ष रख रहे हैं? अंकित, अपडेट क्या है? रोमाना, उससे पहले एक और बड़ा अपडेट, कोर्ट की टिप्पणी आई है। कोर्ट ने कहा है कि ये बहुत गंभीर मामला है। कोर्ट की पहली बड़ी टिप्पणी, कोर्ट कह रही है बहुत गंभीर मामला है, इस वजह से हम जो इस मामले में जो तमाम जिन लोगों को जो है रिस्पोंडेंट बनाया गया है उनको जवाब के लिए नोटिस जारी करेंगे। लेकिन अब कपिल सिब्बल खड़े हुए हैं। कपिल सिब्बल जो ये कह रहे हैं कि लेकिन पहले मुझे भी सुन लीजिए। क्यों? क्योंकि हमने भी कैविएट दायर किया हुआ है, यानी कि हमारा पक्ष सुना जाना चाहिए। तो अब तुषार मेहता ने पूछा कि आखिर ये किसके लिए पेश हुए? कपिल सिब्बल ने बता दिया है, पार्टी अध्यक्ष के लिए। अब पार्टी अध्यक्ष कौन? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के लिए कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं। अब तुषार मेहता क्या कह रहे हैं, जो कि सीएम भी हैं? कपिल सिब्बल ने कहा जी हां, तो ममता बनर्जी के लिए कपिल सिब्बल पेश हो रहे हैं और कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का पक्ष भी सुना जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर ईडी ने अपनी जो दलीलों के दौरान ममता बनर्जी के ऊपर भी उठाए हैं सवाल, लिहाजा ममता बनर्जी का पक्ष सुना जाना चाहिए। लेकिन ईडी ने अपनी दलीलों के जरिए सीधे सीधे कटघरे में राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खड़ा कर दिया है। यहां तक कह दिया है कि जांच में जरूरी दस्तावेज थे जिनको ममता बनर्जी अपने साथ ले गई। यहां तक कह दिया है कि जानबूझकर ये सब ममता बनर्जी की तरफ से कर दिया गया। और ये सवाल ईडी के वकील ने अपनी दलीलों के जरिए सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा कि आखिरकार ऐसा क्या था छुपाने के लिए जो इस तरीके का कदम राज्य सरकार, चुनी हुई मुख्यमंत्री की तरफ से उठाया गया। अब इस बीच ये मामला आगे बढ़ता हुआ, कपिल सिब्बल जो कह रहे हैं कि साहब वो पार्टी अध्यक्ष, मतलब तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष, मतलब ममता बनर्जी, जिसको लेकर ईडी के वकील की तरफ से कहा गया मतलब मुख्यमंत्री। कपिल सिब्बल ने कहा हां मुख्यमंत्री, मतलब ममता बनर्जी की तरफ से पक्ष कपिल सिब्बल रख रहे हैं, जो ममता बनर्जी सीएम भी हैं। और ऐसे में क्या कह रहे हैं कपिल सिब्बल, जरा सीधे आपको लेकर चलेंगे। वो पहली बड़ी दलील कपिल सिब्बल की तरफ से क्या रखी जा रही है अदालत में, अंकित? बिल्कुल सहयोगी निपुण सहगल के हवाले से जो जानकारी आई है, कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि पहले मेंटेनेबिलिटी पर बात कर लीजिए, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट को ये मामला सुनना भी चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। ये लोग पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, ये तय किया जाए कि क्या हाई कोर्ट वो केस नहीं सुन सकता था। यानी कि जो ईडी सुप्रीम कोर्ट आ गई है, जो कोर्ट ने भी पहले सबसे पहला यही सवाल पूछा था, तो कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस मेंटेनेबल है भी या नहीं है। अब अभिषेक मनु सिंघवी भी खड़े हुए हैं। उनका कहना है कि कल ईडी ने हाई कोर्ट से केस एडजर्न करने को कहा,
ये लीजिए, अब अभिषेक मनु सिंघवी वो जो संभवतः मुमकिन है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हो, क्योंकि कपिल सिब्बल ममता बनर्जी की तरफ से आ चुके हैं, तो अभिषेक मनु सिंघवी जो कि वरिष्ठ वकील है वो भी खड़े हुए हैं। उनका यह कहना है कि कल जब कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने जो उनकी याचिका थी, देखिए रोमाना ये भी हमको बताना जरूरी है कि कल एक मामले में जो तृणमूल कांग्रेस की जो याचिका थी उसका तो निपटारा कर दिया था, लेकिन जो दूसरी याचिका थी जो कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की थी वो अभी भी वहां पर लंबित है। जांच एजेंसी ने कहा था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लिहाजा उसका इंतजार करना चाहिए। तो अब सिंघवी यही कह रहे हैं कि कल जब कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो जांच एजेंसी ने कहा कि इस केस को एडजर्न कर दीजिए, यानी कि इसको टाल दीजिए क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो अब सिंघवी जो है, जो कल की सुनवाई हुई थी एक तरह से उसका उदाहरण देते हुए कि कल वहां पर सुनवाई हो गई, तब ईडी ने ही कहा कि उसको टाल दीजिए। अब नई दलील सामने आई है, किसकी? कपिल सिब्बल की। आईपैक 2021 से टीएमसी के लिए काम कर रहा है। अब वो आईपैक के बारे में बता रहे हैं, जिनके जो निदेशक हैं जो प्रतीक जैन, उनके यहाँ जो रेड हुई थी। तो आईपैक क्या है? आईपैक 2021 से टीएमसी के लिए काम कर रहा है। वहां पार्टी के गोपनीय दस्तावेज हैं। सवाल यह है कि चुनाव से पहले वहां जाने की ईडी को क्या जरूरत थी? तो रोमाना, अभी आपने जो सवाल उठाया था वही सवाल अब यहां पर जो कोर्ट में उठाते हुए कपिल सिब्बल, टाइमिंग को लेकर के कि चुनाव से पहले इस रेट की क्या जरूरत थी, वो भी उस जगह पर ये तो होना ही था। ये दलीलें इसी तरीके से अदालत के सामने रखी जानी थी। एक तरफ ईडी जिसने अपनी दलीलों के जरिए सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि मामला कोयला घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि जांच कोयला घोटाले से जुड़ी हुई की जा रही थी, लेकिन आखिरकार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या छिपाना चाहती थी कि जांच में उन्होंने अड़चन डाली और जांच से जुड़े दस्तावेज लेकर वो चली गई। अब इसी को डिस्क्रेडिट करने के लिए जो दूसरा पक्ष है, जाहिर सी बात है उसकी तरफ से जो दलीलें आएंगी वो ये बताने की कोशिश अब की जा रही है अपनी दलीलों से कि साहब आईपैक जो है वो राजनीतिक कामकाज तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की पार्टी है उसका देख रहा था, और साथ ही वो सवाल उठा रहा है टाइमिंग को लेकर कि आखिरकार अचानक से एन चुनाव से पहले ही इस मामले में ईडी को जांच की वहां जाने की क्या जरूरत थी। और साथ ही महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि यह पूरा मामला क्या मेंटेनेबिलिटी को लेकर इसकी जो सवाल उठाया गया है कपिल सिब्बल की तरफ से, क्या यह सुना जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में या नहीं? और यह सवाल इस आधार पर कि मामला तो हाई कोर्ट में सुना जाना चाहिए। हालांकि हाई कोर्ट में कल ईडी की तरफ से खुद इस मामले को एडजर्न करवा दिया गया था, कहते हुए कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर आगे और दलीलें किस रूप में आगे बढ़ेंगी और सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले पर क्या रुख रहता है। फिलहाल दलीलें दी जा रही हैं कपिल सिब्बल की तरफ से, और क्या कह रहे हैं वो जानते हैं अंकित गुप्ता से। अंकित, देखिए, कपिल सिब्बल ने ये तो साफ कर दिया है कि जहां पर छापेमारी हो रही थी वहां पर टीएमसी से जुड़े हुए कुछ गोपनीय दस्तावेज थे, इस वजह से ममता बनर्जी वहां पर गई हैं। आप कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं? 2024 से मामला ईडी के पास में, जो टाइमिंग का भी हम लोग जिक्र कर रहे थे, टाइमिंग को लेकर के सवाल कि 2024 से मामला ईडी के पास में है। 2026 में जब अगले 2-3 महीने बाद वहां पर चुनाव होने, विधानसभा चुनाव, तो उससे पहले जाने की क्या जरूरत थी? पार्टी अध्यक्ष को वहां जाने का पूरा अधिकार था। तो कपिल सिब्बल ये बता रहे हैं कि ममता बनर्जी वहां पर गई हैं तो उनके पास पूरा अधिकार था, क्योंकि उनकी पार्टी से जुड़े हुए कई गोपनीय दस्तावेज वहां पर रखे हुए थे। और बड़ी खबर इस वक्त देखिए, जो दलील दी जा रही है ममता बनर्जी के वकील की तरफ से, कपिल सिब्बल की तरफ से, वो कह रहे हैं कि साहब वो जगह जो है वो पार्टी ऑफिस का हिस्सा थी। अभी तक देखिए ये सवाल पूछा जा रहा था और घेराबंदी ममता बनर्जी की जा रही थी कि जो ईडी रेड कर रही थी वो तो आईपैक का दफ्तर था, वो तो एक कॉर्पोरेट का दफ्तर था, वो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर नहीं था। लेकिन अब दलील देखिए जो ममता बनर्जी के वकील कपिल सिब्बल की तरफ से अदालत के सामने रखी गई है, और कपिल सिब्बल अपनी दलील में यह कह रहे हैं कि वो आईपैक के ठिकाने जहां पर छापेमारी की जा रही थी वो दरअसल पॉलिटिकल ऑफिस का हिस्सा है। अंकित, बिल्कुल रोमाना, ये महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि ममता बनर्जी लगातार यही कह रही थी कि हमारे गोपनीय दस्तावेज लेने के लिए आए हैं, और अब कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं? हम पर गलत आरोप लगाया जा रहा है। ईडी का पंचनामा देखिए, यानी कि वो कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं कि हमने जांच को प्रभावित करने की कोशिश की, हम जो महत्वपूर्ण दस्तावेज ले गए, हमने इनको डराया धमकाया, वो गलत है। और अब वो ईडी का पंचनामा की बात कर रहे हैं। देखिए, पंचनामा में क्या होगा? पंचनामा में जो पूरी रिकॉर्डिंग्स होती है, जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, जब भी जो कोई जांच एजेंसी जाती है तो वो एक एक चीज रिकॉर्ड करती है।
कि हम यहाँ पर आए, हमने क्या किया, क्या जो है हमने बरामद किया, क्या जब्त किया, उस बात का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। तो अब वो कपिल सिब्बल यही कह रहे हैं कि आप ईडी का पंच देखिए, हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से गलत है। लेकिन रोमाना निश्चित तौर पर ये एक बड़ी दलील के तौर पर सामने आया है कि जिस जगह पर छापेमारी हुई है वो पार्टी ऑफिस का हिस्सा था, यानी और ये दलील इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है ना अंकित गुप्ता, क्योंकि अभी तक बार बार जो सवाल खड़ा किया जा रहा था ईडी की तरफ से, वो यही कहते हुए खड़ा किया जा रहा था कि साहब कार्रवाई जो है वो तो कोयला घोटाले को लेकर आईपैक पर की जा रही थी, और ऐसे में मुख्यमंत्री वहां पर किस हैसियत से पहुंच जाती हैं? मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं बनता वहां पर जाने का। लेकिन अब अपनी दलीलों के जरिए ममता के वकील अदालत को यह बता रहे हैं कि वो आईपैक का जो दफ्तर है वो तो दरअसल तृणमूल कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है, वो पार्टी ऑफिस का हिस्सा उसको बता रहे हैं। कपिल सिब्बल की तरफ से दलील ये दी जा रही है कि आईपैक जो है वो तृणमूल कांग्रेस का कामकाज देख रहा है, और ऐसे में जो आईपैक का दफ्तर था वो पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है। ये दलील अदालत में कितना टिकेगी कितना नहीं टिकेगी इसको लेकर तो फिलहाल इंतजार करना होगा। लेकिन कुल मिलाकर यहां पर अब बात ईडी के पंचनामे तक पहुंच चुकी है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कपिल सिब्बल की तरफ से कि जो ईडी के वकील ने दावा किया कि महत्वपूर्ण दस्तावेज ममता बनर्जी ले गई, उसी पर कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि आप पंचनामा देखिए, आगे दलीलें किस तरीके से रखी जा रही हैं। जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से। अंकित, देखिए पंचनामा देखिए, और उसके बाद में कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं कि सुबह से दलील चल रही थी, यानी वो सुबह से जो वहां पर रेड चल रही थी, सर्च चल रही थी, लेकिन दोपहर 12-5 बजे तक यानी कि करीबन 5-6 घंटे की सर्च के बाद भी इनको कुछ जब्त नहीं हुआ था। क्योंकि पंचनामा में जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था रोमाना, कि वहां पर जो है सिलसिलेवार तौर पर लिखा जाता है कि कब क्या क्या हो रहा है। तो कपिल सिब्बल ये बता रहे हैं कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है छापेमारी चल रही थी, ममता बनर्जी अहम दस्तावेज ले गई जो कि जांच से जुड़े हुए थे। तो कपिल सिब्बल पंचनामा के आधार पर, जो जांच एजेंसी का पंचनामा है उसके आधार पर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 5-6 घंटे की वहां पर सर्च हो चुकी थी, और जो रिकॉर्ड के मुताबिक यानी कि पंचनामा के मुताबिक 12:05 तक वहां पर कुछ जब्त नहीं हुआ था। और इसी आधार पर कपिल सिब्बल क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कहा जा रहा है कि वहां अहम दस्तावेज मौजूद थे जो कि जांच के लिए जरूरी थे, उनको ममता बनर्जी लेकर के चली गई, तो वो गलत है। क्योंकि ईडी की जांच में 6 घंटे की सर्च के दौरान ऐसा कोई दस्तावेज सामने नहीं आया था। तो दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं, और कपिल सिब्बल यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए रोमाना, उनकी वो वाली दलील फिर से मैं उस पर आना चाहूंगा, क्योंकि अभी अपडेट आ रहा है हमारे पास में कि ये क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है, दफ्तर का हिस्सा है, तो ऐसे में नैरेटिव क्या बनता है, एक पॉलिटिकल नैरेटिव की भी हमको बात करना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तो चली रही है, क्योंकि लड़ाई जो सड़कों पर भी है, तो पॉलिटिकल नैरेटिव ये बनाने की कोशिश है कि देखिए चुनाव से ठीक पहले एक राजनीतिक दल के जो चुनावी कार्यालय है, जो उनका दफ्तर है, उस पर छापेमारी कर रही है जांच एजेंसी, और यह साफ तौर पर बताने की कोशिश है कि चुनाव से पहले राजनीति करने की कोशिश है। जो हमने जब राजनीतिक बयानबाजी सुनी है, तो एक तरह से कपिल सिब्बल ने भले उसका जिक्र ना किया हो, लेकिन रोमाना हमको भी पता है कि कपिल सिब्बल वरिष्ठ वकील तो हैं ही, लेकिन जो है सांसद भी रहे हैं, उनको राजनीति का भी उतना ही अनुभव है। तो उन्होंने एक तरह से 2 बातें कोर्ट में कह दी हैं कि राजनीतिक तौर पर राजनीतिक दफ्तर पर छापेमारी की गई, और 12 बजे तक 6 घंटे की पूछताछ के दौरान, सर्च के दौरान कुछ नहीं मिला। तो आखिर ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है दलील जो कपिल सिब्बल की तरफ से रखी जा रही है। मतलब ईडी की जो कार्रवाई चल रही थी कोलकाता में, वो पार्टी ऑफिस की जगह पर चल रही थी, ये दलील रख दी है कपिल सिब्बल ने। कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि आईपैक के ठिकाने जहां पर ईडी छापेमारी कर रही थी, वो आईपैक के ठिकाने तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है। ये उनकी तरफ से बड़ी दलील दी गई है। अब ये दलील कितना टिकेगी या अदालत के सामने नहीं टिकेगी, लेकिन कुल मिलाकर अपनी दलीलों के जरिए अभी तक ममता बनर्जी के वकील की तरफ से अदालत को यह कहा गया है कि दरअसल ईडी छापेमारी एक पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर के हिस्से में ही कर रही थी। यह दलील अभी तक कपिल सिब्बल की तरफ से रखी गई, और इससे पहले ईडी की तरफ से वकील जो हैं वो साफ तौर पर यह बता रहे थे कि मामला सिर्फ कोयला घोटाले से जुड़ा हुआ है। मामला जो है वो आईपैक के ठिकानों पर छापेमारी का था, जिसमें हस्तक्षेप ममता बनर्जी की तरफ से किया गया। लेकिन अब उसी हस्तक्षेप को बाकायदा एक तरीके से वैलिड करते हुए यहां कपिल सिब्बल जो ममता बनर्जी का पक्ष रख रहे हैं, वो औचित्य अदालत के सामने रख रहे हैं कि क्योंकि तृणमूल कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है वो जगह जहां छापेमारी चल रही थी, इसी वजह से ममता बनर्जी वहां पर पहुंची। और कुल मिलाकर बड़ी बात यह है कि अब
जो ईडी ने पहले अपनी दलीलों में कहा था कि साहब महत्वपूर्ण दस्तावेज जांच से जुड़े हुए वो लेकर चली गई ममता बनर्जी, इसके जवाब में कपिल सिब्बल की तरफ से दलील अदालत के सामने ये रखी जा रही है कि आप ईडी का पंचनामा उठाकर देखिए। छापेमारी वहां सुबह से चल रही थी, ममता बनर्जी दोपहर के बाद पहुंचती हैं और ईडी के पंचनामा में 12:05 तक ईडी वहां से कोई भी दस्तावेज जब्त नहीं करती, अपने कब्जे में नहीं लेती। ऐसे में जो ईडी की वो दलील है कि साहब जरूरी दस्तावेज, अगर वो दस्तावेज इतने जरूरी थे तो फिर उनका पंचनामा में दोपहर 12:05 तक जिक्र क्यों नहीं, ये सवाल अपनी दलील के जरिए कपिल सिब्बल की तरफ से खड़ा कर दिया गया है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि फिलहाल अदालत में, देश की सबसे बड़ी अदालत में बंगाल का मुद्दा कानूनी दांवपेच से ज्यादा कुल मिलाकर अभी तक राजनीतिक दांवपेच वाला ही नजर आ रहा है और दलीलें कमोबेश वही सुप्रीम कोर्ट में भी सुनाई दे रही हैं जो अब तक सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुनाई पड़ रही थी। पर महत्वपूर्ण यह होगा देखना कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार करेगा या फिर रुख हाईकोर्ट का करने के लिए कहेगा इन पक्षों को। सीधे आपको एक बार फिर से लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जानते हैं अंकित गुप्ता से क्या अपडेट मिल रहा है। और अंकित, रोमाना लीजिए, अब जिक्र आ गया है मोबाइल फोन और लैपटॉप का। जो हमने तस्वीरें दिखाई थी अपने दर्शकों को, जब ममता बनर्जी प्रतीक जैन के दफ्तर से निकली थी तो उनके हाथ में दस्तावेज तो थे ही, एक लैपटॉप भी था, एक जो है फोन भी था। तो मोबाइल फोन का भी जिक्र आ गया। अब क्या कपिल सिब्बल कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो ईडी का पंचनामा है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि ममता बनर्जी प्रतीक जैन का व्यक्तिगत लैपटॉप और मोबाइल लेके गई हैं क्योंकि उसमें पार्टी की गोपनीय जानकारी थी। तो कपिल सिब्बल ये बता रहे हैं कि जो लैपटॉप और मोबाइल लेके गई हैं उसमें पार्टी की गोपनीय जानकारी थी। कोर्ट का सवाल सामने आया है, कोर्ट कह रही है आपकी बात विरोधाभासी है, यानी कि कपिल सिब्बल से कह रही है कि आपकी बात विरोधाभासी है, यानी ईडी ने पार्टी की गोपनीय जानकारी वाले डिवाइस जब्त नहीं किए थे। ये लीजिए, कोर्ट ने कपिल सिब्बल को उन्हीं की दलीलों पर घेरते हुए कहा है कि आपकी बात तो विरोधाभासी है। आप ये कह रहे हैं कि ईडी, आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी, देखिए विरोधाभासी कैसे है ये समझा देते हैं जरा दर्शकों को, क्यों अदालत की तरफ से कहा गया है कपिल सिब्बल को कि आपकी दलीलें विरोधाभासी हैं। क्योंकि अब से कुछ देर पहले कपिल सिब्बल ही अदालत को ये कह रहे थे कि साहब ईडी की जो जांच है उसका चुनावी टाइमिंग, उससे जोड़कर वो ईडी की कार्रवाई की मंशा पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन अब जब वो ये कहते हैं कि अब ममता बनर्जी जो है वो लैपटॉप और मोबाइल लेकर गई और उस लैपटॉप और मोबाइल में पार्टी से जुड़ी जानकारियां थी, तो अदालत ये पूछ रही है कि आपकी बातें तो विरोधाभासी हो गई। अगर ईडी की मंशा गलत थी तो फिर वो मोबाइल और लैपटॉप ईडी ने 12:05 तक जब्त क्यों नहीं किया। तो कुल मिलाकर यहां पर अपनी ही दलीलों में कुछ उलझते हुए क्या ममता बनर्जी के वकील नजर आ रहे हैं। फिलहाल अदालत का जो सवाल है वो इसी ओर इशारा कर रहा है। अंकित गुप्ता, बिल्कुल इसी ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि कोर्ट यही जानना चाह रही है कि आपकी जो बातें हैं वो खुद विरोधाभासी हैं। क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं कि ईडी यहां पर आई थी पार्टी से जुड़ी हुई जानकारी जुटाने के लिए, पार्टी से के गोपनीय दस्तावेज यहां पर रखे थे, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि 12 बज के यानी कि 5-6 घंटे की जो छापेमारी हुई थी, जो रेड हुई थी, उस दौरान ईडी ने उसको टच ही नहीं किया। तो ऐसे में ममता बनर्जी वो लेकर के चली गई। तो आपकी बात विरोधाभासी इस वजह से भी है कि आप जो दलीलें हैं वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये महत्वपूर्ण इस वजह से भी है क्योंकि लगातार जो ममता बनर्जी हो, उनकी पार्टी के नेता हो, टीएमसी पार्टी के नेता हो, या खुद जो यहां पर वकील हैं कपिल सिब्बल या अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने ईडी के मोटिव पर ही, टाइमिंग पर तो सवाल उठाए, लेकिन साथ ही में मोटिव पर यह कहते हुए सवाल उठाए कि हमारे जो पार्टी का जो राजनीतिक दल का दफ्तर है उसी का ये हिस्सा है और यहां महत्वपूर्ण दस्तावेज थे और जांच एजेंसी उसको जो है प्रभावित करना चाहती थी। तो अब यहां पर ईडी के वकील की एक और नई दलील, कपिल सिब्बल के बाद अब फिर से तुषार मेहता खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है पश्चिम बंगाल में कोई चुनाव नहीं है आज की तारीख में। वो ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में अभी कोई चुनाव नहीं चल रहा है, चुनाव आयोग ने भी तारीखों का ऐलान नहीं किया है। सिब्बल, ये इनकी जानकारी का स्तर है। अब कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि देखिए, ये कह रहे हैं कि आज की तारीख में चुनाव नहीं चल रहा है क्योंकि 2-3 महीने बाद तो चुनाव होने ही है, चुनावी प्रक्रिया वहां पर शुरू हो रही है। मेहता, बिल्कुल, तुषार मेहता कह रहे हैं बिल्कुल अभी वहां कोई चुनाव नहीं है। तो अभी जो टाइमिंग को लेकर के सवाल था ना कि चुनाव से ठीक पहले इस तरीके से क्यों हो रहा है, तो तुषार मेहता ये बता रहे हैं कि अभी चुनाव जो की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, अभी चुनाव नहीं चल रहा है, चुनावी प्रक्रिया के बीच में हम जांच नहीं कर रहे हैं। तो कपिल सिब्बल जो कह रहे हैं कि देखिए चुनाव की तारीख का ऐलान होने वाला है, चुनाव की तारीखें आ जाएंगी, 2-3
महीने में चुनाव होने वाला, उससे पहले चल रहा है। तो एक तरह से रोमाना यहाँ पर कानूनी दलीलें तो चली रही हैं, लेकिन अगर हम कहें कि ये वो दलीलें भी हैं जो हमको जो कोर्ट परिसर के बाहर भी राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं नेताओं के द्वारा सुनने को मिलती हैं, तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग का सवाल, राजनीतिक दल के जो दफ्तर है उस पर छापेमारी का सवाल, ईडी की मंशा पर सवाल, तो कुछ दलीलें जो बाहर हमको सुनने को मिली थी बयान के तौर पर, अब वही कोर्ट के अंदर और इस वक्त टाइमिंग और चुनाव से जोड़ करके दलीलें दी जा रही हैं। जी, कुल मिलाकर दलीलें रखी जा रही हैं दोनों ही तरफ से और घेराबंदी एक दूसरे की जा रही है। वहीं अब देखना यह होगा कि अदालत का इस पूरे मामले पर क्या रुख रहता है। अभी तक की बड़ी बात यह है कि ईडी की तरफ से कटघरे में राज्य सरकार को, सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को और साथ ही ममता सरकार से जुड़े अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है। पलटवार करते हुए अपनी दलीलों के जरिए ममता बनर्जी के वकील कपिल सिब्बल, उन्होंने ईडी की इस कार्रवाई और ईडी के इस एक्शन की टाइमिंग को लेकर और मंशा को लेकर सवाल उठाए, लेकिन अपनी दलीलों में वो उलझ गए, क्योंकि अदालत ने उनसे कहा कि साहब आपकी जो दलीलें हैं वो तो विरोधाभासी हैं, आपके सवाल विरोधाभासी हैं। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि ईडी की मंशा देखिए, आप इतने समय से ईडी इस मामले में जांच नहीं कर रही थी और अब एन चुनाव के समय में ईडी एक्टिव हुई है जांच करने के लिए, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि ममता बनर्जी जो लैपटॉप और मोबाइल लेकर गई हैं उसमें उनकी पार्टी से जुड़ी हुई जानकारी है। तो अगर ईडी गलत मंशा से ये पूरा काम कर रही थी, एक्शन कर रही थी, छापेमारी कर रही थी, तो फिर ईडी ने वो लैपटॉप और मोबाइल जिसमें पार्टी तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी जानकारियां थी, वो 12:05 तक, जिसका समय का जिक्र भी कपिल सिब्बल ने किया, इतने समय तक वो क्यों नहीं जब्त किया। तो ये विरोधाभास जो अभी तक दलीलों में सामने निकल कर आया कपिल सिब्बल का, उसकी ओर अदालत की तरफ से इशारा किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अदालत ने अभी तक अपनी टिप्पणी में इस पूरे मामले को बहुत गंभीर मामला बताया है। खासतौर से ये बहुत गंभीर मामला वाली टिप्पणी अदालत की तरफ से तब की गई जब ईडी के वकील ने अदालत को यह जानकारी दी कि इस मामले से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज ममता बनर्जी अपने साथ लेकर चली गई, गोपनीय दस्तावेज अपने साथ लेकर चली गई। तो पश्चिम बंगाल की सियासत को गरमाने वाला यह मुद्दा जो आज सुप्रीम सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में देश की आया हुआ है, याचिकाएं दोनों तरफ से लगाई गई थी और ऐसे में अब दलीलें दोनों तरफ से दी जा रही हैं। महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि ईडी की जो तमाम दलीलें हैं उसका आधार ये कि जांच तो ईडी आईपैक के दफ्तर पर कर रही थी, आईपैक के ठिकानों पर कर रही थी, वहां ममता बनर्जी किस अधिकार से पहुंची, और इसको लेकर दलील जो दी गई है ममता बनर्जी के वकील की तरफ से, तो उन्होंने ये बताया कि आईपैक क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का काम देख रहा था और ऐसे में पार्टी ऑफिस का हिस्सा, तृणमूल कांग्रेस जो एक राजनीतिक दल है उस पार्टी के ऑफिस का हिस्सा हो जाता है आईपैक का वो ठिकाना भी जहां पर ईडी ने रेड की। मतलब ममता बनर्जी के वकील अदालत को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईडी ने जो रेड है वो एक राजनीतिक दफ्तर के हिस्से में की है। अब अदालत इस दलील को कितना स्वीकार करेगी, कितना स्वीकार नहीं करेगी, इसको लेकर अभी इंतजार करना होगा। लेकिन महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है कि जब ममता बनर्जी के वकील की तरफ से टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया गया, इस पर ईडी के वकील ने कहा कि अभी तो पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं हो रहा है, और वहां पर एक हल्की सी आप ये कह सकते हैं कि वो नोकझोंक जिसको कहते हैं कि इसको लेकर कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि ये तो इनकी जानकारी का स्तर है, जिस पर फिर से तुषार मेहता की तरफ से कहा गया कि बिल्कुल अभी वहां कोई चुनाव नहीं है। तो सिब्बल अब ईडी की याचिकाओं में लगाए गए आरोपों का सिरे से खंडन कर रहे हैं, और किस तरीके से यह खंडन किया जा रहा है दलीलों के जरिए आपको सीधे लेकर चलेंगे। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकित, बताइए जरा कपिल सिब्बल कैसे ईडी की याचिका में जो आरोप एक के बाद एक लगाए गए हैं ममता बनर्जी और तृणमूल सरकार और साथ ही राज्य सरकार के अधिकारियों पर, कैसे उसका खंडन कर रहे हैं? देखिए, अब वो जो जिक्र कर रहे हैं, जो यहाँ याचिका दायर की गई है प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा, वो ये कह रहे हैं कि देखिए एक तरफ जो है ये यहाँ पर जो इन्होंने याचिका दायर की है उसमें क्रिमिनल ट्रेसपास की बात की गई है, क्रिमिनल फोर्स की बात की गई है, चोरी लूट, इन सब चीज़ों की यहाँ दलीलें दी जा रही हैं, और जो है इनका जो पंचनामा है उसमें इस बात का जो कोई जिक्र ही नहीं है जो उन्होंने यहाँ याचिका में बातें कही हैं। तो साफ तौर पर कपिल सिब्बल को लगा संभवतः जो है जो जिस तरह से कोर्ट ने सवाल उठाया है कि आपकी बातों में भिन्नता है, तो अब वो जो है जो ईडी की याचिका है उसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। और रोमाना, लेकिन इस सबके बीच में मैं एक चीज पर ध्यान जरूर ले जाना चाहूंगा दर्शकों का कि कोर्ट ने जब इस मामले की सुनवाई आधी हुई थी उसी दौरान ये जो इशारा जरूर कर दिया है कि वो इस मामले में नोटिस जारी करना चाहते हैं ममता बनर्जी को, तृणमूल कांग्रेस को और उन लोगों को जिनको इस मामले में पार्टी बनाया गया है। कपिल सिब्बल अब क्या कह रहे हैं? कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि एजेंसी का इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से होता है।
अभी सवाल यह है कि हाईकोर्ट ये केस क्यों नहीं सुन सकता। तो कपिल सिब्बल ने जहां से अपनी दलील शुरू की थी वापस उसी पॉइंट पर आ गए हैं, मेंटेनेबिलिटी के ऊपर। उनका ये कहना है कि एजेंसी का इस्तेमाल, जो हमने राजनीतिक बयानबाजी भी सुनते हैं, कपिल सिब्बल कोर्ट में कह रहे हैं कि एजेंसी का इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से भी होता है। टाइमिंग को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हुए हैं, तो राजनीतिक कारणों से होता है। लेकिन उसके बाद में उनकी दलील यह है कि आखिर हाईकोर्ट ये केस क्यों नहीं सुन सकता। तो कपिल सिब्बल ने जो अपनी दलीलों की शुरुआत मेंटेनेबिलिटी से की थी, तो अब करीबन 15 मिनट 20 मिनट दलील देने के बाद में एक बार फिर से वो इस केस की मेंटेनेबिलिटी पर आ गए हैं कि ये मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में क्यों आ गया। हाईकोर्ट को इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए। जरा सा पीछे देखना चाहिए अंकित, कैसे आज ही ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी गई कि 9 जनवरी वो तारीख थी जब ये मामला सुनवाई के लिए आया था, और जो कोर्ट है उसमें इतना हो हल्ला, इतना हंगामा कलकत्ता हाईकोर्ट में हुआ था कि मामले की सुनवाई टालनी पड़ी थी। इतना ही नहीं, ईडी के वकील की तरफ से यह भी बताया गया कि सब कुछ तृणमूल कांग्रेस जो पार्टी का लीगल सेल है उसके इशारे पर हुआ, जिस पर अदालत की टिप्पणी भी आती है और अदालत की तरफ से कहा जाता है मतलब कोर्ट रूम को जंतर मंतर बना दिया गया। इस तरीके की सख्त टिप्पणी भी अदालत की सामने आ चुकी है। और ऐसे में जो सवाल यहां पर ममता बनर्जी की तरफ से पेश हो रहे हैं, वकील कपिल सिब्बल की तरफ से उठाया जा रहा है, हाईकोर्ट ये केस क्यों नहीं सुन सकता, मुझे लगता है इसको लेकर ईडी पहले ही अपना पक्ष अदालत के सामने साफ तौर पर रख चुका है कि कलकत्ता हाईकोर्ट में कम से कम इस मामले में निष्पक्ष तरीके से सुनवाई नहीं हो सकती है, इंसाफ नहीं मिल सकता है। यह अपनी दलीलों में ईडी की तरफ से पहले ही कह दिया गया है। अंकित, बिल्कुल, और जो पुरानी घटनाएं हैं उनका भी जिक्र करते हुए कह दिया गया है। 9 तारीख का जो हाईकोर्ट का आदेश था, जब इस सुनवाई टाली गई, तो उस बात को भी ऑन रिकॉर्ड ले आए हैं ईडी के वकील। और अब यहाँ पर अपडेट ये है कि अब अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि कपिल सिब्बल के साथ में दूसरे वकील हैं, उन्होंने दलीलें देना शुरू किया है। तो कपिल सिब्बल तो जो ममता बनर्जी के लिए पेश हो रहे हैं, ये तो साफ हो चुका है। संभवतः अभिषेक मनु सिंघवी जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पेश हो रहे हैं, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है कि ये पार्टी के दफ्तर का एक हिस्सा है जहां पर छापेमारी हुई है। तो साफ तौर पर अब कपिल सिब्बल के बाद अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि दलीलें उन्होंने शुरुआत यही की थी कि कल इस मामले की जब सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही थी, तब जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने क्यों कहा कि इस मामले की सुनवाई अभी ना हो, मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। हाईकोर्ट में तो कल इस मामले की सुनवाई सुचारू ढंग से चल रही थी ना, हाईकोर्ट का एक आदेश भी आ गया तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर, उसका निपटारा भी कर दिया गया। तो आखिर तृणमूल कांग्रेस ने यही आपत्ति दर्ज करवा रही है कि जब उस मामले की सुनवाई कल वहां पर हाईकोर्ट में, कलकत्ता हाईकोर्ट में चल रही थी, तो आखिर वहां पर जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने क्यों कहा कि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है, पहले वहां हो जाने देते हैं। जब वहां पर याचिका की सुनवाई शुरू हो चुकी थी, तो आखिर क्यों आपत्ति दर्ज करवाई, क्यों तारीख की मांग की जांच एजेंसी ने। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने उस लाइन पर अपनी आर्गुमेंट शुरू किया है और यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस केस की मेंटेनेबिलिटी का, जो जहां पर कपिल सिब्बल ने जिस लाइन पे छोड़ा है, यानी कि मेंटेनेबिलिटी हाईकोर्ट को सुनवाई करनी चाहिए, कमोवेश उसी लाइन से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील को आगे बढ़ाया है। सिंघवी क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को यह देखना होगा कि हाईकोर्ट ये केस क्यों नहीं सुन सकता। अब कोर्ट ने पूछ लिया है, आप किसके लिए पेश हुए हैं। अब अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं राज्य सरकार और डीजीपी के लिए, यानी कि यहां साफ कर देना जरूरी है कि अभिषेक मनु सिंघवी तृणमूल कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं, बल्कि राज्य सरकार और डीजीपी के लिए कोर्ट में पेश हुए हैं। तो कोर्ट ने उनसे भी क्लैरिफिकेशन पूछा है कि देखिए, कपिल सिब्बल जो पेश हुए, ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की जो है नेता हैं, उनकी तरफ से पेश हुए हैं, तो आप किसकी तरफ से। तो जो ममता सरकार है, तृणमूल सरकार है, राज्य सरकार, और उसके अलावा डीजीपी जो स्थानीय डीजीपी हैं, उनकी तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में पेश हुए हैं। जी रोमाना। देखिए, कुल मिलाकर अब ये मामला इसी ओर सिमटता हुआ नजर आ रहा है कि ये मामला कहां सुना जाए। इसको लेकर हाईकोर्ट ये मामला क्यों नहीं सुन सकता, यही वो सवाल है जिस पर अपनी दलीलों को विराम कपिल सिब्बल की तरफ से दिया गया और अपनी दलीलों की शुरुआत अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से इसी सवाल के साथ की गई है कि साहब ये मामला जो है वो कलकत्ता हाईकोर्ट क्यों नहीं सुन सकता। इससे पहले ईडी की तरफ से जो दलीलें दी गई, ईडी ने विस्तार से अपनी दलीलों के जरिए अदालत को यह बताने की कोशिश की कि आखिरकार क्यों ये मामला सुप्रीम कोर्ट को ही सुनना चाहिए, क्यों कलकत्ता हाईकोर्ट में ये मामला नहीं सुना जा सकता। इसको लेकर ईडी की तरफ से 9 जनवरी जो हो हल्ला हो गया था कोर्ट रूम में, जिस तरीके का डिसऑर्डर था, जिसके बाद वहां सुनवाई टालनी पड़ी थी, उसका जिक्र किया, जिस पर अदालत की तरफ से यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई। तो मतलब कोर्ट रूम जो है वो जंतर मंतर बन गया था। इस तरीके का सवाल, इस तरीके की टिप्पणी अदालत की तरफ से सामने आती है। तो अभी तक
जो दलीलें अदालत के सामने रखी गई हैं, एक तरफ ईडी है, ईडी जो कह रही है कि साहब वो कोयला घोटाले की जांच के सिलसिले में छापेमारी कर रही थी और उसके काम में राज्य सरकार की तरफ से दखलंदाजी की गई है और जांच से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो मुख्यमंत्री अपने साथ लेकर चली गई हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में नजीर कायम करे। वहीं दूसरी तरफ जो राज्य सरकार है और जो मुख्यमंत्री हैं, ये माफ कीजिएगा तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष के तौर पर जो ममता बनर्जी हैं, उनके वकील के तौर पर कपिल सिब्बल पेश हो रहे हैं और राज्य सरकार और राज्य की डीजीपी की तरफ से वकील के तौर पर अभिषेक मनु सिंह भी पेश हो रहे हैं। तो इनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि दरअसल ये जांच जो है वो तो पॉलिटिकल पार्टी पर घेराबंदी के लिए की जा रही थी, क्योंकि कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलों के जरिए अदालत को यह बताया कि आईपैक जिसके ठिकानों पर जांच हो रही थी वो पॉलिटिकल कामकाज पॉलिटिकल पार्टी तृणमूल कांग्रेस का देखता है और ऐसे में तृणमूल कांग्रेस पार्टी ऑफिस का ही हिस्सा है जहां ईडी अपना एक्शन कर रही थी। टाइमिंग को लेकर यहां पर ईडी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश भी की गई है ममता के वकील की तरफ से, ये कहते हुए कि एंड चुनाव के समय ही ईडी को सारा एक्शन क्यों याद आता है। तो इस तरीके से दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें रखी जा रही हैं और मुख्य सवाल यही है कि यह मामला कहां सुना जाएगा। मेंटेनेबिलिटी को लेकर इस याचिका की सवाल है और बार बार इसी सवाल का जवाब अदालत से तय करने के लिए वकील अपनी दलीलें आगे बढ़ा रहे हैं कि यह मामला कहां सुना जाए, कलकत्ता हाईकोर्ट में सुना जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट में। ईडी चाहता है कि इस मामले की सुनवाई देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट करे। वहीं ममता के वकील और साथ ही तृणमूल कांग्रेस सरकार जो है उसके और डीजीपी के जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वकील अभिषेक मनु सिंह भी, उनकी तरफ से बार बार इसी तरीके से दलीलें आगे बढ़ाई जा रही हैं कि मामला तो कलकत्ता हाई कोर्ट में सुना जाना चाहिए। और अभी अदालत में क्या हो रहा है जानने के लिए आपको एक बार फिर लेकर चलेंगे अपने सहयोगी अंकित गुप्ता के पास। अंकित। रोमाना, यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी ने एक फ्रेज का इस्तेमाल किया है, एक जो है शब्द का इस्तेमाल किया है। ईडी इसमें इस वक्त क्या कर रही है, फोरम शॉपिंग, यानी कि वो ये चाहती है कि हम जो है हाई कोर्ट में ना जाएं, हम सुप्रीम कोर्ट में आ जाएं, जबकि नियमों के हिसाब से ईडी को जाना चाहिए हाई कोर्ट में। तो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया फोरम शॉपिंग और ईडी इस वक्त वही कर रही है। और वो ये इस शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, उनकी दलील ये है कि जो याचिका में जो मांगे सुप्रीम कोर्ट में की गई हैं, कमोवेश उस वही सेम मांगे वहां पर कलकत्ता हाई कोर्ट में की गई हैं। तो ऐसे में जब कलकत्ता हाई कोर्ट में वही मांगे करते हुए पहले याचिका दायर की जा चुकी है, तो आखिर वहां पर जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय सुनवाई क्यों नहीं चाहती है। तो एक तरह से जो अभिषेक मनु सिंघवी हो या कपिल सिब्बल हो, तो ये बड़ा निशाना एक तरीके से कह सकते हैं अंकित गुप्ता, जो ईडी पर साधा गया है अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से अपनी दलील में। और अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो कह रहे हैं कि साहब ईडी जो है वो फोरम शॉपिंग कर रही है। फोरम शॉपिंग कर रही है मतलब एक तरीके से अपनी पसंद का मंच हासिल करना चाहती है ईडी। अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल दोनों की तरफ से यह दलील दी जा रही है कि मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में सुना जाना चाहिए। ईडी चाहती है मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो और इसी को लेकर ईडी पर फोरम शॉपिंग करने का ये एक तरीके से आरोप है जो अपनी दलील के जरिए अभिषेक मनु सिंघवी लगा रहे हैं कि अपनी मर्जी से मंच खरीदने की कोशिश ईडी की तरफ से की जा रही है। अंकित। बिल्कुल मंच ढूंढने की कोशिश की जा रही है ईडी के द्वारा। इस बात का जिक्र अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे हैं और एक नई दलील सामने आई है। अभिषेक मनु सिंघवी क्या करें, कोई मना नहीं कर रहा है कि ममता बनर्जी वहां नहीं गई थी। यानी कि अभिषेक मनु सिंघवी बता रहे हैं कि हाँ ममता बनर्जी वहां गई थी। वैसे भी इनकार भी कैसे करेंगे क्योंकि ममता बनर्जी ने वहां जाकर के बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी ये कह रहे हैं कि कोई मना नहीं कर रहा है कि ममता बनर्जी वहां नहीं गई थी, लेकिन याचिका में लिखी गई बातें पंचनामा से बिल्कुल अलग हैं। तो साफ तौर पर उस पंचनामे को, यानी कि जो जांच एजेंसी की पूरी कार्रवाई की रिकॉर्डिंग होती है और किसी भी केस में पंचनामा एक बड़ा सबूत माना जाता है, फिर चाहे वो क्रिमिनल केस हो, सिविल केस हो या इस तरीके के इन्वेस्टिगेशन वाले केस हो, पीएमएलए का केस हो, कोई भी केस हो, वहां पर पंचनामा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है क्योंकि उसमें केस डायरी जिसको हम कह सकते हैं पंचनामा, जो वहां पर रिकॉर्डिंग होती है पूरी, तो वहां पर जो है इन चीजों का जिक्र किया जाता है सिलसिलेवार तौर पर। तो अभिषेक मनु सिंघवी उसी पंचनामे का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि लेकिन जो ईडी की याचिका जो दायर की गई है, फिर चाहे वो हाई कोर्ट में हो या फिर यहां सुप्रीम कोर्ट में हो, उसमें जो बातें लिखी गई हैं वो पंचनामा से बिल्कुल अलग हैं। यानी कि पंचनामा में साफ तौर पर जो है जिस बात का जिक्र किया गया है कि 12:05 तक, फिर हमको जो थोड़ा सा अंकित मुझे लगता है यहाँ पर दर्शकों को यह बताना चाहिए कि दरअसल ईडी की दलीलों की काट
ईडी के पंचनामा के जरिए ही इस वक्त ममता के वकील और बंगाल सरकार के वकील की तरफ से अदालत को दी जा रही है। यही दलील अब से कुछ देर पहले कपिल सिब्बल की तरफ से भी कही गई थी कि ईडी का पंचनामा आप देख लीजिए, और वही जो पंचनामा में बातें कही गई हैं वो मेल नहीं खाती हैं ईडी की याचिका से। जो याचिका लेकर ईडी ने गुहार सुप्रीम कोर्ट में लगाई है, उसी का जिक्र अपनी दलीलों के जरिए अभिषेक मनु सिंघवी भी अदालत के सामने कर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि ईडी का पंचनामा देखिए। पंचनामा मतलब उस दिन क्या क्या हुआ, और उस दिन जो हुआ उसे किस तरीके से सूचीबद्ध तरीके से डिटेल्ड रिपोर्ट ईडी ने तैयार की। तो ईडी की वो डिटेल्ड रिपोर्ट उस दिन की जिस दिन ये पूरी घटना घटी, और ईडी की याचिका जिसको लेकर ईडी सुप्रीम कोर्ट में आई है, ये मेल नहीं खा रही, ये मैच नहीं करती है। यही ईडी का पंचनामा, उसी को अपनी दलील के लिए आधार बनाकर पहले कपिल सिब्बल ने बात रखी और अब अभिषेक मनु सिंघवी अपनी बात रख रहे हैं। आइए आगे, अंकित गुप्ता, अभी क्या दलीलें दी जा रही हैं? अब अभिषेक मनु सिंघवी ईडी के पंचनामा के आधार पर ही एक जो है अपनी दलील को आगे बढ़ा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ईडी की टीम वहां सुबह 6 बजे पहुंची थी और 11:30 बजे एक मेल भेजा ताकि ये दिखाया जा सके कि उन्होंने पुलिस को भी सूचित किया था। यानी कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईडी की टीम वहां पर पहुंची, लेकिन स्थानीय पुलिस को जानकारी कब दी गई? सुबह 6 बजे टीम पहुंची और 11:30 बजे मेल भेज करके जानकारी दी गई। अब अभिषेक मनु सिंघवी क्या कह रहे हैं कि ममता Z+ प्रोटेक्टिंग है, यानी कि जो उनका सुरक्षा घेरा है उनको Z+ सुरक्षा कवर मिला हुआ है। उनके वहां जाने पर पुलिस को वहां पहुंचना ही था। अब वो ये जस्टिफाई कर रहे हैं कोर्ट के सामने कि ममता बनर्जी और उनके साथ में जो पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं उसकी वजह ये रही है कि ममता बनर्जी को Z+ सुरक्षा कवर मिला हुआ है, और ऐसे में जब राज्य की मुख्यमंत्री वहां पहुंची हैं तो पुलिस के अधिकारियों को तो वहां पहुंचना ही था। इस वजह से पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं। तो जो डीजीपी के भी वकील है रोमाना, इस वजह से ये लाइन महत्वपूर्ण है उनकी दलील की। तो एक तरह से डीजीपी वहां पर क्यों पहुंचे, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी वहां पर क्यों पहुंचे? तो कपिल सिब्बल ने तो अपनी बात कही ममता के पक्ष में, लेकिन यहाँ क्योंकि डीजीपी के और राज्य सरकार के वकील हैं, लिहाजा अभिषेक मनु सिंघवी ये बता रहे हैं कि डीजीपी समेत जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी वहां पर पहुंचे थे वो क्यों पहुंचे थे। और एक लाइन में उनका जस्टिफिकेशन ये है क्योंकि ममता बनर्जी के पास में Z+ सुरक्षा है, और उस सुरक्षा का पालन करते हुए, उसके इंतजामों को देखते हुए डीजीपी समेत जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी थे वो वहां पर पहुंचे हैं। बिल्कुल तो अंकित, देखिए जो ईडी के वकील ने अदालत से मांग की थी ना कि जो सक्षम अधिकारी हैं उनको निलंबित करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जाए, ईडी के वकील ने कटघरे में पुलिस अधिकारियों को खड़ा कर दिया था, और अब उसी को लेकर दलील यहां पर जो राज्य सरकार और डीजीपी के वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी तरफ से रखी जा रही है। और वो बता रहे हैं कि क्यों वहां पर पुलिस अधिकारी पहुंचे हुए थे। उनकी तरफ से जानकारी दी जा रही है कि ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है वो Z+ प्रोटेक्टिव है, और ऐसे में उनके साथ पुलिस की टीम को मौके पर पहुंचना ही था। और पुलिस की टीम की मौजूदगी जिस जगह पर ममता बनर्जी और जिस जगह पर ईडी की छापेमारी चल रही थी, उसको ईडी के वकील की तरफ से पुलिस की दखलंदाजी के तौर पर दिखाया जा रहा था। लेकिन अब जो पुलिस के वकील हैं, जो डीजीपी के वकील हैं, उनकी तरफ से अदालत को यह बताया जा रहा है कि मौके पर जो बंगाल पुलिस की टीम मौजूद थी वो दरअसल ईडी के कामकाज में दखलंदाजी नहीं कर रही थी, वो ममता बनर्जी की सुरक्षा में तैनात थी, क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो Z+ प्रोटेक्टिव है। अंकित, बिल्कुल, और अब इस सब के बाद में जो कोलकाता पुलिस के जो कमिश्नर हैं और उनके जो डीसीपी हैं उनके वकील भी वहां पर खड़े हुए हैं, उनकी भी एक दलील सामने आई है। वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं श्याम दीवान, वो जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? पुलिस को। तो उनका ये कहना है कि हाई कोर्ट में कल सुनवाई आराम से चल रही थी, इसको वहीं चलने दिया जाए। यानी कि कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो या हो श्याम दीवान, यानी कि ममता बनर्जी के वकील हो, डीजीपी के वकील हो या कोलकाता पुलिस के वकील हो, सबने एक ही मांग की है कि हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चलने दी जाए। मेंटेनेबिलिटी के ऊपर सवाल उठाया है। अब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू, जो कल कलकत्ता हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई थी उस दौरान भी यही पेश हुए थे। SV राजू अब ये उन अधिकारियों की तरफ से बोल रहे हैं जो उस दौरान छापे में वहां पर गए थे। और यहां रोमाना ये बताना जरूरी है कि SV राजू उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो उस दौरान छापेमारी के दौरान वहां थे, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अलग याचिका लगाई है। फिर दोहरा रहा हूं, हमने जो इस पूरे जो केस की जब सुनवाई शुरू हुई थी तब ये जानकारी दी थी कि सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं हैं। पहली याचिका है उन अधिकारियों, ईडी के अंकित गुप्ता, नई दलील आई है जो ईडी के इन वकील की तरफ से दी गई है। देखिए साझा किया है सहयोगी निपुण सहगल ने, जरा जल्दी से बताइए पढ़कर। अंकित,
देखिए ईडी के वकील क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जो वहां पर अधिकारी मौजूद थे, उनके वकील हैं एसवी राजू, वो ये कह रहे हैं कि 5 से ज्यादा सशस्त्र लोगों का जमा होकर कानूनी कामकाज में बाधा डालना गंभीर संज्ञेय अपराध है। यानी कि ये जो है एक गंभीर संज्ञेय अपराध है और सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने को कहा जाए। ये लीजिए, अब ये जो ईडी के वो अधिकारी जो वहां पर घटनास्थल पर मौजूद थे, छापेमारी के दौरान मौजूद थे, उनके वकील एसवी राजू ने कहा है कि जिन लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया में बाधा डाली है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और दर्ज कौन करे? जांच एजेंसी सीबीआई। तो अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट में मांग कर दी गई है कि जिन भी लोगों ने, जिसमें ममता बनर्जी का नाम है, जिसमें डीजीपी का नाम है, जिसमें कोलकाता पुलिस के अधिकारियों का नाम है, इन तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और सीबीआई इस मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच करे। ये मांग की है उन लोगों के वकीलों ने जो फौरन जांच अधिकारी वहां पर रखी जा रही है। ईडी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि उस दिन जब ईडी एक्शन कर रही थी तब वहां पर जो सशस्त्र लोग जमा हो गए थे वो कामकाज में ईडी के बाधा डाल रहे थे। यही दलील बार बार ईडी के वकील की तरफ से दी जा रही है और इसी की काट के तौर पर जो ममता सरकार की तरफ से, डीजीपी की तरफ से जो वकील ने पक्ष रखा है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ममता बनर्जी जो है वो Z+ प्रोटेक्टी है और ऐसे में अगर ममता बनर्जी कहीं जाती हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए जो सशस्त्र पुलिसकर्मी हैं वो उनके साथ होते हैं। ऐसे में वो ममता बनर्जी की सुरक्षा के लिहाज से वहां पर मौजूद थे। ये ईडी के कामकाज में बाधा डालना नहीं था। तो कुल मिलाकर दोनों तरफ से अपनी अपनी तरीके से दलीलें अदालत के सामने रखी जा रही हैं। बड़ी बात यह कि जो हुआ है उसको लेकर कोई भी काउंटर नहीं कर रहा, लेकिन जो हुआ है उसे किस नजरिए से देखा जाए या वो क्यों हुआ है, इसको लेकर अलग अलग वर्जन दोनों पक्ष के आमने सामने हैं। देखिए, इससे पहले खुद ये कहा गया है अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, कपिल सिब्बल की तरफ से, कि इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है कि ममता बनर्जी वहां पर पहुंची थी। लेकिन सवाल तो इसी बात को लेकर है ना कि जो ईडी कह रही है कि ममता बनर्जी ने ईडी के कामकाज में दखल अंदाजी की है, उसे दूसरी तरफ जो ममता के वकील हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ईडी के कामकाज में दखल अंदाजी नहीं कर रही थी, बल्कि ईडी जहां पर छापेमारी कर रही थी वो जगह तो पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है और ऐसे में वहां पर औचित्य बनता है ममता बनर्जी के जाने का। जो ईडी की तरफ से कहा गया कि ममता बनर्जी जब आई तो उनके साथ साथ पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे और उन्होंने कहीं ना कहीं दखल देने की, बाधा डालने की कोशिश की ईडी के कामकाज में। इसके जवाब में दलील दूसरी तरफ से यह दी गई कि ममता बनर्जी जो है वो Z+ प्रोटेक्टी है और ऐसे में अगर ममता बनर्जी कहीं पर जाएंगी तो उनकी सुरक्षा में तैनात जो पुलिस अफसर है, सुरक्षाकर्मी है, वो साथ चलेंगे। तो ये दलीलें दोनों तरफ से सामने आ गई हैं और मुद्दा वही है कि आखिरकार ये मामला कहां सुना जाए। क्या ये मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में सुना जाए या फिर खुद सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुने। और साथ ही जो ईडी की तरफ से मांग की जा रही है वो ये कि कामकाज में बाधा डाली है, ऐसे में सीबीआई जो है वो इस मामले में जांच करे। हम एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही कोर्ट रूम जहां पर इस मामले में सुनवाई चल रही है वहां पर मौजूद हैं एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल, जो कोर्ट रूम में हो रही हर हलचल का, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं अंकित गुप्ता के जरिए। एक बार फिर जरा अंकित का रुख करते हैं और जानते हैं अंकित से क्या नई दलील किसकी तरफ से अदालत में अब रखी गई। अंकित, अपडेट क्या है? एसवी राजू जो कि जो उन जांच अधिकारियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि ईडी की तरफ से वहां पर छापेमारी के दौरान गए थे, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि मामले में पुलिस के अधिकारी खुद शामिल हैं, इसलिए पुलिस को जांच के लिए नहीं कहा जा सकता और इसी वजह से मांग की जा रही है कि सीबीआई इस मामले में मामला दर्ज करे क्योंकि एक संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लिहाजा इस मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और किस आधार पर वो ये कह रहे हैं? वो इस आधार पर कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी याचिका में इस बात का जिक्र किया है कि वहां पर एक तरह से धमकी दी गई थी इन अधिकारियों को जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि जांच के लिए गए थे, उनको धमकी दी गई थी। वहां पर जो है चोरी की गई है, एक तरह से उन्होंने रॉबरी का जिक्र किया है, उन्होंने डकैती का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि वहां पर जो जांच चल रही थी सामान को छीन करके, क्योंकि सशस्त्र लोग वहां पर, हथियार वाले लोग वहां पर मौजूद थे और वो उन सामान को छीन करके वहां पर ले गए हैं। इस वजह से याचिका में डकैती का भी जो जिक्र किया गया है, रॉबरी, थ्रेट, डकैती जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और इसी आधार पर इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध बताया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है क्योंकि खुद पुलिस के अधिकारी वहां पर, स्थानीय पुलिस के अधिकारी कटघरे में हैं, पुलिस कटघरे में है, लिहाजा इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए और सीबीआई इस मामले की जांच करे। तो साफ तौर पर यह बताने की कोशिश है कि इस मामले में अब
ममता और रोमाना ये साफ कर देना जरूरी है कि सीबीआई जांच के लिए किन लोगों का नाम लिखा गया है याचिका में। ममता बनर्जी का है, डीजीपी का है, डीसीपी का है, उसके अलावा वो पुलिस के अधिकारी जो वहां पर मौजूद थे उन लोगों का नाम, तमाम लोगों का नाम दिया गया है याचिका में, प्रेयर में, जो कि जो है मांग है प्रवर्तन निदेशालय की। और कहा यह गया है कि सीबीआई मामला दर्ज करे और इस मामले में करे जांच। तो साफ तौर पर एक तरफ कानूनी जो पहलू पर जो चर्चा ये चल रही है कि मेंटेनेबिलिटी पर, कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए या ना सुना जाए, हाई कोर्ट में सुना जाए, लेकिन दूसरी तरफ उन जो वहां पर जांच अधिकारी गए थे उनके वकील ने सीधे तौर पर आपराधिक मामला कॉग्निजेबल ऑफेंस बताते हुए दर्ज करने की मांग की है और कटघरे में खड़ा किया है ममता बनर्जी, राज्य के डीजीपी, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को। जी नहीं, लेकिन देखिए ना, इसको लेकर फिर थोड़ा सा पीछे जाना होगा और कपिल सिब्बल की दलील पर आना होगा कि ये जो गंभीर संज्ञेय अपराध जिसका जिक्र यहां पर एसपी राजू की तरफ से किया जा रहा है, इसको लेकर तो वही ईडी का पंचनामा जिसको आधार बनाकर अब से कुछ ही देर पहले कपिल सिब्बल की तरफ से, जो ममता बनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी तरफ से अदालत को यह दलील दी गई ना कि साहब ये ट्रेसपास, ये रॉबरी, चोरी, लूट, इसका पंचनामा में तो कहीं कोई जिक्र नहीं है। पंचनामा से बिल्कुल अलग ये बातें हैं जो याचिका में कही गई हैं। और ऐसे में अब अदालत इन तमाम जो मांगे अदालत के सामने रखी जा रही हैं उसे किस रूप में देखेगा, इसी पर फैसले का इंतजार है। कुल मिलाकर दलीलें अपनी अपनी तरफ से रखी जा रही हैं, लेकिन सामने वाले की दलील के तौर पर, काट के तौर पर, जो सबसे बड़ा हथियार फिलहाल ममता बनर्जी के वकील या यूं कहें आप राज्य सरकार के वकील, डीजीपी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, इनके पास सामने नजर आ रहा है वो ईडी का पंचनामा है। ईडी के पंचनामा को आधार बनाकर ही कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी वो ये कह रहे हैं कि साहब पंचनामा में कहीं ये बातें नहीं की गई हैं रॉबरी की, डकैती की, चोरी की, क्रिमिनल ट्रेसपास की, जो याचिका लेकर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं दूसरी तरफ ईडी के वकील की तरफ से कहा जा रहा है कि ये गंभीर संज्ञेय अपराध हुआ है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है वो नजीर कायम करे। फिलहाल दलीलों का सिलसिला लगातार जारी है। अभी बड़ी खबर क्या आ रही है कोर्ट रूम से निकलकर, जल्दी से रुक करते हैं अंकित गुप्ता का। अंकित, अपडेट क्या है? रोमाना, करीबन 1 घंटे 5 मिनट की सुनवाई के बाद में फिलहाल लंच ब्रेक हो गया है और लंच ब्रेक के बाद सुनवाई जारी रहेगी, यानी कि करीबन 1 घंटा 5-10 मिनट के आसपास की सुनवाई पूरी हो चुकी है और अभी भी सुनवाई पूरी नहीं इसको कहेंगे क्योंकि ये एक अधूरी सुनवाई है। लंच ब्रेक हो गया है, यानी कि अब 2 बजे इस मामले की सुनवाई एक बार फिर से शुरू होगी। तो करीबन 1 घंटे की सुनवाई के बाद भी अभी कोर्ट किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। कुछ ये जानकारी मिल रही है अंकित, कुछ जानकारी मिल रही है क्या? अभी कुछ और वकील बाकी हैं जो अपनी दलीलें अदालत के सामने रखेंगे? कुछ और पक्ष भी आने हैं क्या अभी? देखिए इस मामले में जितने पक्षकार थे वो सब तमाम लोग तो जो है मेरी जानकारी में वो हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? क्योंकि जो ईडी के वकील हैं वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वो दलील दे चुके हैं। दूसरे नंबर पर कपिल सिब्बल जो ममता बनर्जी के वकील हैं वो दलील दे चुके हैं। तीसरे नंबर पर अभिषेक मनु सिंघवी दलील दे चुके हैं जो कि जो है राज्य सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डीजीपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चौथे नंबर पर जो है वो जो दलील दे चुके हैं श्याम दीवान जो कि राज्य पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और 5वें नंबर पर एसपी राजू जो कि वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने दलीलें दी हैं उन अधिकारियों की तरफ से जो कि वहां जांच के लिए गए थे। तो अमूमन जो मेरी जानकारी है कि ये 5 जो वकील ही वरिष्ठ वकील हैं जो कोर्ट रूम में जिनको केस रखना था। अब देखना दिलचस्प होगा क्या कोई और वकील भी आता है, लेकिन यहां महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण रोमाना यही है कि अगर हम 1 घंटा 10 मिनट की सुनवाई को संक्षेप में बात करें तो सबसे बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि यहां पर जो जांच अधिकारी हैं उनके वकील ने सीबीआई की जांच की मांग की है, एफआईआर दर्ज करने की मांग की है ममता और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ। वहीं दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की, उन्होंने केस को जो है कोलकाता हाईकोर्ट में ही सुनवाई की मांग की। बहुत दिक्कत आ रही है, मैं इसको ठीक करवाती हूँ, दोबारा अंकित गुप्ता का रुख करेंगे। लेकिन अभी की बड़ी खबर यह है कि फिलहाल कोर्ट में लंच ब्रेक हो गया है। लंच ब्रेक जरूर हुआ है लेकिन सुनवाई लंच ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी। अभी सुनवाई पूरी नहीं हुई है, सुप्रीम सुनवाई चल रही है। बड़े सवाल जो अदालत के सामने हैं, जिसको लेकर अदालत का रुख सामने आ सकता है, वो सवाल यही है कि आखिरकार इस पूरे मामले की सुनवाई कहां हो। इस मामले की सुनवाई क्या
दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करे या फिर कलकत्ता हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो। ईडी की तरफ से दलीलों के जरिए अदालत को यही बताने की कोशिश की गई है कि कलकत्ता हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई ठीक से नहीं हो पाएगी, आप ही इस मामले की सुनवाई कीजिए। वहीं दूसरी तरफ जो ममता की तरफ के वकील हैं, उनकी तरफ से अदालत को यही बताने की कोशिश की गई है कि ये मामले की सुनवाई कलकत्ता हाई कोर्ट में ही होना चाहिए। ईडी जो है वो अपने हिसाब से फोरम शॉपिंग नहीं कर सकता। ये फोरम शॉपिंग, कोट अनकोट, ये शब्द का इस्तेमाल अदालत के सामने खुद वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से किया गया है। दूसरा मुद्दा जिसको लेकर अदालत सवाल का जवाब दे सकती है अपने आदेश के जरिए, वो ये कि इस मामले में सीबीआई एफआईआर दर्ज करे। ये मांग की गई है ईडी के वकील की तरफ से कि वो पुलिस अधिकारी जिन्होंने सीबीआई ईडी के कामकाज में दखल अंदाजी की है और अन्य पार्टियां भी उन्होंने बताई हैं, इस मामले में सीबीआई एफआईआर दर्ज करे और सीबीआई को जांच का जिम्मा मिले। ये मांग ईडी की तरफ से की गई है। क्या अदालत इसको लेकर कोई आदेश देगा या नहीं देगा, इसको लेकर भी अभी फैसले का इंतजार है। लेकिन बड़ी बात तो यह हो जाती है कि अभी तक इस मामले में सुनवाई भी पूरी नहीं हुई है। दोपहर 2 बजे सुनवाई दोबारा शुरू होगी। अभी लंच ब्रेक हो गया है। जजों ने इस बीच ईडी के अधिकारियों से पूछा है उन्हें हाईकोर्ट में अपनी बात रखने में क्या समस्या है। देखिए, अब सीधा स्पष्ट सवाल जो अदालत की तरफ से ईडी के वकीलों से पूछा गया है और ऐसे में अब जब दोपहर बाद लंच ब्रेक के बाद सुनवाई शुरू होगी तो जाहिर सी बात है अदालत का यही सवाल जिसका ईडी के वकील जवाब देंगे अदालत को, और काफी हद तक उसके मद्देनजर अदालत की तरफ से कितना संतुष्ट अदालत होती है, उस जवाब से कितना संतुष्ट नहीं होती है, अदालत किसी निष्कर्ष, किसी नतीजे पर पहुंच सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।